चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं हर्षिता कालिया श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय की ओर से विधि विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ई सेमिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस राष्ट्रीय ई सेमिनार का विषय है विधि का भारतीयकरण। शुभ कार्य करने से पहले हम सरस्वती वंदना करते हैं। सरस्वती वंदना के लिए मैं बीएलएलबी सेकेंड ईयर की छात्रा शिवनंदिनी दुबे को आमंत्रित करती हूँ। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद शिवनंदिनी। सेमिनार की गति बढ़ाते हुए आभासी स्वागत हेतु मैं डॉक्टर राधा वल्लभ शर्मा जी को डॉक्टर पंकज त्रिवेदी जी के स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ। आगे बढ़ते जाओ, बोलते जाओ, मैम एक आभासी स्वागत हेतु मैं डॉक्टर राधा वल्लभ शर्मा जी को डॉक्टर पंकज त्रिवेदी जी के स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर कुसुम दीक्षित मैम को डॉक्टर भरत जी के स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ। अब मैं मिनीर शिंडोलिया मैडम को श्रीमती मीना पिंपलापुरे मैडम के स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ। अब मैं तृप्ति तिवारी बीएलएलबी थर्ड ईयर की छात्रा को राधा वल्लभ
शर्मा जी के स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ। अब मैं ऋचा बीएलएलबी थर्ड ईयर की छात्रा को डॉक्टर आशा अग्रवाल मैडम के स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ। अब मैं अनन्या शर्मा बीएलएलबी थर्ड ईयर की छात्रा को डॉक्टर कुसुम दीक्षित चौहान मैडम के स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ। साथ में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का भी जो भिन्न भिन्न महाविद्यालयों से हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत करती हूँ। साथ में उपस्थित सभी प्राध्यापिकाओं का भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। स्वागत की इस श्रृंखला को विराम देते हुए मैं महाविद्यालय के निदेशक डॉक्टर राधा वल्लभ शर्मा सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो आशीर्वचन दें। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से डॉक्टर राधा वल्लभ सर अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। तब तक के लिए मैं डॉक्टर आशा अग्रवाल मैडम जी को 2 शब्द कहने हेतु आमंत्रित करती हूँ। Om Shri Sai Ram. My pranam in the lotus feet of Shri Sathya Sai Baba Ji. Today we all have gathered here to discuss about the role of law विधि का भारतीयकरण। तो मैं मैडम से पूछ रही थी, इनकी एचओडी मैडम और प्रिंसिपल मैडम से, कि भारतीयकरण क्या, उसका मतलब क्या। विधि तो अपनी एक ही होगी और उसका भारतीयकरण भारत में है कि उसका क्या भारतीयकरण होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम वो भारतीयकरण ये है कि हमें अपने हिंदुस्तान में जितने विभिन्न राज्य हैं उनमें कौन सी भाषा में उसका कौन सी भाषा कहाँ उपयोग करनी है। तो मैंने बोला अच्छा, तब मुझे समझ में आया कि भारतीयकरण क्या है। तो इसी प्रकार से हो सकता है छात्राओं को भी लगता होगा, क्योंकि मैं साइंस की एक टीचर रही हूँ और स्टूडेंट भी साइंस की रही हूँ, तो विधि के बारे में इतना मुझे ज्ञान नहीं है। तो मैंने यही बात पूछी थी। तो भारतीयकरण, विधि का भारतीयकरण, इसके ऊपर ये व्याख्यान का विषय आज के दिन रखा गया है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई प्राचार्य विधि की और डॉक्टर कुसुम दीक्षित और डॉक्टर मिनेश हिंडोलिया और उनके साथ जितनी प्राध्यापिकाएं और छात्राएं हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस विषय पे डिस्कशन रखा है। मैं भी इसको सुनूंगी। और इस कार्यक्रम में आए हुए जो प्रथम वक्ता हैं डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी, सह आचार्य विधि विभाग, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, उनका मैं महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट सहज स्वीकार करी और बच्चों को विधि भाषा में भारतीयता के ऊपर व्याख्यान देने की जो अनुशंसा थी उसको स्वीकार किया। द्वितीय वक्ता डॉक्टर भारत जी, सह आचार्य विश्वविद्यालय विधि शिक्षण संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, इनका भी हमारे महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय में विधि व्यवस्था में भारतीयता के ऊपर जो डिस्कशन होगा उस विषय के ऊपर उनका व्याख्यान होगा। और छात्राओं को से पूरी उम्मीद है कि वो ध्यान से सुनकर और जो उनकी क्वेरीज होंगी वो जरूर पूछें, जिससे कि उनको विषय की सार्थकता समझ में आएगी। तो बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी का और भारत जी का। इसी के साथ सभी छात्राओं को और सभी सहपाठियों को इसमें भाग लेने के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं होप करती हूँ that you will utilize all the aspects
and note it down in your diaries also, and get all the informations, and you will discuss also about it. So thank you very much, and Sai Ram. धन्यवाद मैडम। अब मैं सेमिनार विषय प्रवेश हेतु डॉक्टर कुसुम दीक्षित चौहान मैडम को आमंत्रित करती हूँ। इस ऑनलाइन ई सेमिनार में उपस्थित हमारे सभी मुख्य अतिथिगण और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो यूट्यूब लिंक पे जुड़ रहे हैं, उन सभी का मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है विधि में भारतीयकरण, और हम सब ये जानते हैं कि भारत का जो इतिहास है वो एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उस गौरवशाली इतिहास में न्याय की निष्पक्ष प्रणाली रही है, साथ में त्वरित न्याय की भी बात हमेशा उसमें की गई है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इतिहास में विवादों को हल करने के कई पारंपरिक सुझाव भी दिए गए हैं, तरीके भी बताए गए हैं। वर्तमान संदर्भ में हम देखें तो कई शोधार्थियों ने भारतीय न्यायिक प्रणाली और भारतीय कार्यप्रणाली पर बहुत शोध कार्य किया है। उसके बावजूद भी अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और सभ्य समाज में जो विधिक शिक्षा है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हम जो जानते हैं कि विधिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो न केवल नागरिकों को शिक्षित करना है, बल्कि वंचित वर्ग के लोगों की आवाज बनना भी है। तो उन वकालत करना ही एकमात्र उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि और भी कई कारण हैं, उनकी खोज करके उनके लिए भी उपचार प्रदान करना है। इसलिए भारत जैसे लोकतंत्र में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। खास तौर पे भाषा के संदर्भ में इसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत में विविध प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो जब हम भाषा की बात करते हैं और भारतीय भाषाओं की बात करते हैं तो वो हमको कई चीजों को समझने का भी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो भारत में विशेषकर ऐसे समय में जब हम देखते हैं कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लोग न तो कानून समझते हैं और न ही उसकी प्रक्रिया को समझते हैं। इसलिए हमारे देश में न्याय की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए कानूनी शिक्षा प्रदान करने में भारतीय भाषाओं के उपयोग पर जोर देना बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी जानते हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में भारत में जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं से वो वंचित है, और इतनी बड़ी आबादी के लिए न्याय की आवश्यकता है। बहुत बड़े पैमाने पर कार्य किया जाना बाकी है। तो सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने आती है वो ये है कि वादी या जो हमारा प्रतिवादी है वो तो भारतीय है, लेकिन हमारी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से एक प्रकार से विदेशी है। अदालत में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, जिसे पक्षकार न तो समझ सकते हैं, इसलिए न्याय तक पहुंच भी जो है वो दूर की कौड़ी लगती है। और ये भी सत्य है कि एक्सेस टू जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने प्रगति की है, किंतु अभी भी कई बिंदुओं को एक्सेस टू जस्टिस या न्याय की पहुंच तक कार्य किया जाना बाकी है। और हम सब जानते हैं कि नालसा के अंतर्गत जो नालसा स्थापित हुआ है विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत, उसने एक्सेस टू जस्टिस की एक स्कीम चला रखी है। उस एक्सेस टू जस्टिस स्कीम के अंतर्गत हम आर्टिकल 39A के तहत जो भी हमारी भूमिका है वो हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स हैं, जो उद्देश्य है, उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और हम बात करते हैं स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर। तो स्वाधीनता तो हमको मिल गई, हम स्वाधीन भी हो गए, लेकिन अभी हम स्वतंत्र नहीं हुए, हम खुद का कोई तंत्र विकसित नहीं कर पाए हैं। तो स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि हम अपने जो औपनिवेशिक काल के जो सिस्टम्स चले आ रहे हैं, तंत्र चले आ रहे हैं, उसमें भी हम मूलभूत चेंजेस करें। तो इसलिए ये आजादी के अमृत महोत्सव में भी बहुत प्रासंगिक है कि हम स्वतंत्रता के अंतर्गत तंत्र की बात करें और उसको दिखाएं। डॉक्टर DS कोठारी ने भी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा था कि हमारी शिक्षा का जो गुरुत्व है, केंद्र है, वो यूरोप की ओर खिसक गया है, और शिक्षाविदों के समक्ष सबसे बड़ा कार्य है इस गुरुत्व केंद्र को वापस भारत की ओर लाना और शिक्षा को भारत केंद्रित बनाना। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आई है, और उम्मीद करते हैं
कि आने वाले समय में हमको इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और विधि के क्षेत्र में भी हम मातृभाषा के रूप में या भारतीय भाषाओं के रूप में कार्य कर पाएंगे। और ये सेमिनार इसी की दृष्टिगत रखते हुए किया गया है कि हम लॉ में या विधि में भारतीय भाषाओं को किस तरीके से समाहित कर सकते हैं। और इस सेमिनार में हमने 2 एस्पेक्ट लिए हैं। एक है हमारा विधिक भाषा में भारतीयता हम कैसे ला सकते हैं, और दूसरे सेशन में हम ला रहे हैं कि जो हमारी विधिक व्यवस्था है उसका हम भारतीयकरण कैसे कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आज के इस विमर्श से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम निकालेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अतिथि परिचय के लिए मिनीश हिंडोलिया मैडम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद हर्षिता। आज राष्ट्रीय ई सेमिनार में हमारे मध्य डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी एवं डॉक्टर भारत जी उपस्थित हैं। उनके उद्बोधन के पूर्व उनका परिचय देना चाहूंगी। आज हमारे प्रथम वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी। आपका विषय है विधिक भाषा में भारतीयता। डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी सह आचार्य के पद पर हैं। आप LLM PhD हैं। आप विधि विभाग छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में पदस्थ हैं। इसके पूर्व आप विजय सिंह पाठक विधि संस्थान दादरी गौतम बुद्ध नगर में प्राचार्य के पद पर पदस्थ रहे। आप सामाजिक रूप से भी सक्रिय हैं। आपके अपने कई शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। आप अपनी विद्वता से कई राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। आज के द्वितीय वक्ता के रूप में डॉक्टर भारत जी उपस्थित हैं। आपका विषय विधिक व्यवस्था में भारतीयता है। डॉक्टर भारत जी सह आचार्य के पद पर हैं। आप LLM NET PhD हैं। आपको 15 साल का शैक्षणिक अनुभव है। विधि विभाग विधि शिक्षण संस्थान पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पूर्व आप UPES यूनिवर्सिटी और KIIT विश्वविद्यालय में भी पदस्थ रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में कई विद्यार्थियों ने PhD, MPhil, LLM में शोध कार्य किया है। आपको संविधा विधि, कॉर्पोरेट विधि, संवैधानिक विधि में विशेषज्ञता प्राप्त है। आपको राज्यपाल के द्वारा सबलपुर विश्वविद्यालय में सिंडिकेट सदस्य मनोनीत किए गए हैं। आप कई विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडी के मेंबर हैं। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में निरीक्षण कमेटी के सदस्य रहे। आप कई शोध पत्रिकाओं में एडिटर और को एडिटर रहे हैं। आप प्रोजेक्ट एक्सपर्ट भी रहे हैं। आप सहायक जनसंपर्क अधिकारी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। UGC केयर लिस्ट जनरल में आपके एक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी 2 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आप एक किताब का रिव्यू भी कर चुके हैं। आपको 85 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। धन्यवाद सर। मैं हर्षिता को पुनः आमंत्रित करती हूँ कि वो राष्ट्रीय ई सेमिनार को गति प्रदान करें। धन्यवाद मैडम। राष्ट्रीय ई सेमिनार के प्रथम सत्र में सर्वप्रथम वक्ता डॉक्टर पंकज त्रिवेदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह विधि भाषा का भारतीयकरण के विषय पर विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आप सब, मेरी आवाज आप सबको आ रही क्या? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस राष्ट्रीय ई सेमिनार में हमारे मित्र डॉक्टर भारत जी, श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय भोपाल के डॉक्टर कुसुम जी तथा अन्य सदस्य
जो भी इस राष्ट्रीय ई वेबिनार में उपस्थित हैं, सबको मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि एक ज्वलंत विषय आप सबने चुना है और इस पर पूरे देश में एक डिस्कशन हो रहा है और यह विषय आपके माध्यम से विद्यार्थियों और अन्य लोगों पे पहुंच रहा है। तो आयोजक बंधुओं को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं और आपने इस विषय के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं और आपको धन्यवाद देता हूं इसके लिए। जहां तक आज के विषय का प्रश्न है कि विधि, भाषा एवं भारतीकरण, इस पर कुछ बोलने से पहले बहुत सारे डिस्कशन इस पर से हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको इस पर से कुछ वर्तमान बिंदु पर विचार अपने रखूं तो थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम आपको ले जाना चाह रहे हैं। वास्तव में इसकी जरूरत क्यों आई? सबसे पहला प्रश्न ये कि क्यों हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। अभी एक मैडम आई थी, वो भी इस पर से थोड़ा सा उन्होंने शंका जाहिर की थी कि भाषा का भारतीयकरण का क्या मतलब। निश्चित रूप से प्रश्न वाजिब है। हम लोग ज्यादातर विधि के लोग हैं इसमें जो जुड़े हुए हैं, तो हम और इसके ऐतिहासिक पहलुओं पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। आपने देखा होगा कि शुरू में युग हो या द्वापर युग, आपने देखा कि वहां जो भी शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा की जो पद्धति है वर्तमान पद्धति से बहुत डिफरेंट। गुरु की पद्धति गुरुकुल सिस्टम था, वहां लोग जाया करते थे, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहा करता था। राजा और रंग, इवन कृष्ण और सुदामा दोनों एक स्थान पर शिक्षा लिया करते थे। और एक तो जो सामंजस्य, जो हार्मनी थी वहां, वह हार्मनी सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं थी, सोशल भी थी, लैंग्वेज की दृष्टि से भी थी और इस प्रकार से वह शिक्षा का एक माध्यम था, शिक्षा की एक पद्धति थी। त्रेता युग में भी आपने देखा होगा कि राम जी जाते हैं शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास, गुरु में वहां शिक्षा लिया करते थे। वहां की शिक्षा क्या रहती थी? आमूल चूल, मतलब कि सर्वांगीण विकास की बात करती थी उस समय की शिक्षा। वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, आपको कौशल की भी जानकारी दी जाएगी, आपको टेक्निकल जानकारी दी जाएगी, आपको मीडिया की भी जानकारी दी जाएगी, आपको फूड टेक्नोलॉजी भी बताया जाएगा, इंजीनियरिंग बताया जाएगा। मतलब कि सारी शिक्षाएं आप एक साथ ले सकते थे और ऐसा प्रावधान था। यह व्यवस्था चलती रही। धीरे धीरे हमारा देश, और आपने देखा होगा कि पहले न तो महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं था, एक से एक विदुषी महिलाएं, बहुत विद्वान हमारे देश में हुई हैं। आप सब नाम जानते हैं उनका। ये व्यवस्था चलती रही और उसका परिणाम यह रहा कि भारत विश्व गुरु कहा जाता था। आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ साथ वैज्ञानिक भी उसमें इनपुट रहे होंगे। और आप अगर उसको टेक्निकल इशू में, आज के साइंस में देखें तो महाभारत का जो युद्ध है, महाभारत के युद्ध में संजय एक स्थान पर रह करके युद्ध सारी जानकारी दे रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी उस समय इतनी स्ट्रांग थी, हम किसी स्थान पर बैठ करके दूसरे की चीजों को देख सकते थे और उसको कर सकते हैं जो इस समय कर रहे हैं। धीरे धीरे शिक्षा में गिरावट आई और शिक्षा की पद्धति बदलती गई।
ऐसा नहीं कि समाज ने उसको बदला, लोगों ने उसको बदल दिया। और बदलाव की शुरुआत अगर करते हैं तो हम ये जब से 1600 में जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, मुगल आए, उन्होंने भी थोड़ा सा उसको उस पर चोट पहुंचाई। और जो वर्तमान में सबसे ज्यादा चोट पहुंची है वो अंग्रेजों के आने से, क्योंकि हम उस कार्यकाल को पढ़ते हैं फिर इस समय का पढ़ते हैं। अभी डॉक्टर कुसुम मैडम भी कोठारी जी के योगदान को, उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में वर्णन कर रही थी अपने उद्बोधन में। हमने यहाँ देखा कि हम लोग विधि के विद्यार्थी हैं और जब कानून की बात आती है तो लॉर्ड मैकाले का नाम आता है। लॉर्ड मैकाले कौन है? ये 10 जून 1834 को, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने इनको काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में इनको बनाया था। एक काउंसिल के, कानूनी लीगल काउंसिल के एक सदस्य के रूप में थे लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने बाद में आईपीसी, भारतीय दंड संहिता का श्रेय उनको जाता है। और बहुत सारे शिक्षा में उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया। जो वर्तमान शिक्षा पद्धति थी वो व्यवस्था चलती रही प्राचीन की, लेकिन बाद में लॉर्ड मैकाले ने उसमें से चेंज ले आए और विलियम बेंटिक ने एक लॉ पास कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835। और जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति है वो उसी की देन है। 1835 में जब ये पास हुआ तो सबसे बड़ा क्यों पास किया गया इसको? इसके लिए एक लेटर लिखा था, मिनट है लॉर्ड मैकाले का, उसमें ये उद्धरण मिलता है कि हम शिक्षा सबको नहीं देंगे, शिक्षा हम ऐसे लोगों को देंगे जो उच्च वर्ग है और मध्यम वर्ग के कुछ लोगों, जिससे ये होगा। और आगे चल करके उन्होंने लेटर में लिखा था अपने मिनट में कि, और एक थियरी भी इसके द्वारा उन्होंने प्रतिपादित की थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। इसके द्वारा उन्होंने क्या किया कि यह प्रयास किया कि भारतीय सिर्फ रंग और खून से रह पाएंगे, विचारों और नैतिकता से वो ब्रिटिश कहलाएंगे, अगर यह हमारी जो शिक्षा अधिनियम है, जो कानून है, अगर वह लागू हो जाए। उन्होंने सबसे पहली जो चोट पहुंचाई वो चोट पहुंचाई लैंग्वेज पर, भाषा पर। उन्होंने एक स्कूल खोला कलकत्ता, और कलकत्ता में एक स्कूल खोला और इस स्कूल में ये किया कि वहां अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा, और वह स्कूल फ्री में खोला गया था। वहां पढ़ने वाले लोग फ्री में आएंगे और शिक्षा लेंगे। जो पुरानी थी, जो संस्कृत में शिक्षाएं दी जाती थी, जो जब पुरानी भाषा हमारी संस्कृत थी, परिमार्जित भाषा, उसको उन्होंने कहा कि यह पाश्चात्य है। आधुनिक भारत में या आधुनिकता के साथ यह भाषा हमारे साथ कहीं ठीक नहीं बैठती, इसलिए अगर यह संस्कृत भाषा रही तो हम बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे। ऐसा एक विचार लोगों के मन में भर दिया और लोग फ्री के नाम पर उस स्कूल में जाने लगे। और धीरे धीरे क्या स्थिति है यह आप देख रहे हैं। प्राइवेट से लेकर के सारी चीजें, सब भाषा को लेकर के, किस भाषा में हो रही है? अंग्रेजी भाषा। हम लोग कानून के विद्यार्थी हैं, जब हम संविधान की बात करते हैं, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं जिसमें लैंग्वेजेज हैं 22 लैंग्वेजेज, आप देखेंगे उसमें अंग्रेजी का निशान, नामो निशान नहीं। मैं नहीं कहता कि अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजियत नहीं आनी चाहिए, इसका मैं जरूर विरोध करता हूँ।
धीरे धीरे लोग अंग्रेजी के प्रति गए और संस्कृत भाषा जो परिमार्जित भाषा थी वो खत्म। अभी संस्कृत के इंपॉर्टेंस को हम बताएं, तभी कंप्यूटर के लिए एक सबसे परिमार्जित भाषा की खोज हो रही थी कि कौन सी सबसे अच्छी भाषा है जो कंप्यूटर के लिए उपयुक्त है। अर्थात कि ऐसी भाषा चाहिए थी कि जिसका जो जैसी बोली जाए वैसे लिखी जाए और जैसे लिखी जाए वैसे समझी जाए। इस बात पर खोज होने लगी तो सबसे कंप्यूटर के उपयुक्त सबसे अच्छी भाषा और उपयुक्त भाषा की जो खोज हो करके विश्व के वैज्ञानिकों ने दिया है वह संस्कृत ही रही है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जैसे लिखी जाती है वैसे बोली जाती है और जैसे बोली जाती है वैसे समझी जाती है। इतना व्याकरणीय इंटरप्रिटेशन अन्य किसी का नहीं है और हुई हमारी एक हिंदी भी है। संवैधानिक प्रावधान बहुत सारे हैं, उसमें से हम देखेंगे तो बहुत सारे प्रावधान हमको मिलेंगे कि हाँ, इनको लेकर के जो संवैधानिक सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उस पर से क्या डिस्कशन हुआ और लगभग 7-8 आर्टिकल हमारे यहाँ डायरेक्ट रूप से हिंदी भाषा या भारतीय भाषा या क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के संविधान में समाहित किए गए। एक यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया लैंग्वेज को लेकर के। एक मैं आपको कहानी बताता हूँ लैंग्वेज का कितना संघर्ष है, क्या संघर्ष हो रहा है, क्या जरूरत है इसकी। एक छोटा सा बच्चा अपने घर में जब छोटा रहता है तो चलता है, जब चलता है तो उसके सामने से सामान हटा दिए जाते हैं। पानी की गिलास है तो उसको बड़े लोग उसको हटा देते हैं। मतलब कि उसके चलने पर, उसके बोलने पर, उसके कार्य पर कोई कंट्रोल नहीं है। अनियंत्रित ढंग से वो चलता है और बड़ा होता है। अपने पेरेंट्स के ऊपर, सिर पर भी वो चढ़ जाता है, पीठ पर सवार हो जाता है। उससे ज्यादा बड़ा सावरेन संप्रभु व्यक्ति हमको नहीं लगता कि कोई है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि अब उसको विद्यालय जाना है, अब उसको स्कूल जाना है। जब स्कूल के लिए तैयार होता है तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है, हम उसको अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा के लिए एडमिशन दिलाते हैं और जाता। वहां जब जाता है तो वहां के टीचर्स एकदम डिफरेंट। वो अपने ढंग से काम करता रहा, अपनी तोतली भाषा में माँ से, बहन से, अपनी मातृभाषा में बात करता रहा। लेकिन वहां जाता है तो तुरंत सेकंडों में सारी चीजें बदल जाती है जैसे उसके स्कूल में प्रवेश होता। जानते हैं क्या प्रभाव पड़ता है इस पर? इस पर प्रभाव ये पड़ता है तो लगातार यह संघर्ष उसका दिमाग करता है कि हमारे लिए ये इन्वायरमेंट सही है, हमारे लिए विद्या सही है, हमारे लिए पढ़ाई सही है, हमारे लिए घर का वातावरण सही है। क्योंकि वो घर के वातावरण से विद्यालय को डिफरेंट पाता है। वहां उसकी वह भाषा नहीं है जिस भाषा में विद्यालयी भाषा उसको स्कूली शिक्षा दी जा रही है। वहां तो निश्चिंत भाव से चलता है, उन्मत्त मदमस्त हाथी की तरह, शेर की तरह अपने घर में विचरण करता है। उसके विचार, उसकी भाषा, उसकी तोतली भाषा, उसकी बोलियां वही सब समझ में आती थी। और जब वो स्कूल में जाता है तो एकदम बदल जाता है। यह बदलाव उसके माइंड पर बहुत प्रभाव डालते हैं और जब माइंड पर प्रभाव डालते हैं तो ज्यादातर लगभग 5 से 6 साल 7 साल इसी में संघर्ष करता रहता है हम किस भाषा में अपना ज्ञान लें। इस प्रकार से संघर्ष उसका चलता रहा, भाषा का संघर्ष। और भाषा का संघर्ष इतना बढ़ता है, मैं जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जिनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती,
उनके जीवन में भी 10%, जो रिसर्च है 2% अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं भारत में। 98% वाले या तो हिंदी समझते हैं या हिंदी बोलते हैं। सिर्फ 2% का रेशियो है, 9% सब अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न यह होता है, यह इस समय वर्तमान परिस्थिति में यह ज्वलंत मुद्दा एक उठा हुआ है कि हमारी भाषा, शिक्षा की कौन सी भाषा होनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं कि ग्लोबली अगर हम बात करें तो अंग्रेजी का इम्पोर्टेंस है। ग्लोबल कंपटीशन में अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट विषय के रूप में होगी। लेकिन यही मैं ऐड करना चाहूंगा कि वह एडिशनल विषय के रूप में होगी या मातृभाषा के रूप में होगी। यह एक विचारणीय प्रश्न वर्तमान परिस्थिति में पैदा हो गया। ये रिसर्च है, भरत जी हैं, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी गुजरात में ही है। ये रिसर्च है कि बच्चा काम कैसे करता है। और ये भाषा सिर्फ आपको ज्ञान का माध्यम नहीं बनती, ज्ञान लेने का ही माध्यम नहीं बनती। मातृभाषा क्या है? संस्कार की भी जननी है। मातृभाषा नैतिकता की जननी है। मातृभाषा सभ्यता की जननी है। और मातृभाषा से मौलिकता आती है। और ये जो मातृभाषा को छोड़ करके जब हम दूसरी भाषा में आते हैं तो उसी भाषा के लिए वर्तमान परिस्थिति में एक प्लेगरिज्म, अंग्रेजी में नया वर्ड आया हुआ है। प्लेगराइज कर दिया जाता है आर्टिकल्स को, थीसिस, वहां के एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट्स होती है। यह रिक्वायरमेंट का यह एग्जिस्टेंस ही तब पैदा होता है जब हमारी मातृभाषा से हट करके दूसरी भाषा में जाते। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं कि निश्चित रूप से अंग्रेजी का इंपॉर्टेंस हो सकता है, लेकिन अंग्रेजियत का इंपॉर्टेंस नहीं है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। शिक्षा पर जोर क्यों? बेसिकली हम लोग विधि के विद्यार्थी हैं, विधि के जानकार हैं, विधि पर काम कर रहे हैं। तो विधि शिक्षा की बात करते हैं तो विधि की शिक्षा विधि की शिक्षा का भारतीकरण क्यों होना चाहिए? भारतीकरण का मतलब कि 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं का महत्व क्या वो सिर्फ उसमें रखने के लिए है? 348 से लेकर के 351 तक भारतीय संविधान में जो भी प्राविधान किए गए थे, क्या वह सिर्फ देखने के लिए किए गए थे? जिस भाषा का कहीं संविधान में उल्लेख नहीं हुआ, भाषा हमारे मन मस्तिष्क में इतने ज्यादा प्रभावी हो गई है कि आज हम उसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। और इसका प्रभाव मित्रों सिर्फ विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, सामान्य जनता तक भी पहुंच रहा है। हम विधि के लोग हैं, जनता को जनता की भाषा में न्याय, माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है, यह भी प्रभावित हो रहा है। एक मैं रियल स्टोरी आपको बताता हूं, जनता को जनता की भाषा में न्याय पर आधारित। हाई कोर्ट का मैटर है और हाई कोर्ट में बहस सामान्यतया 5 राज्यों को छोड़ करके ज्यादातर वहां की रीजनल लैंग्वेज में नहीं, अंग्रेजी में ही की जाती। देश में सिर्फ 5 प्रदेश ऐसे। एक व्यक्ति जाता है, एडवोकेट का काम क्या है? उसके बिहाफ पर, मुवक्किल के बिहाफ पर, क्लाइंट के बिहाफ पर उसकी ओर से, चूंकि उसको लॉ की जानकारी नहीं है, आर्गुमेंट करता। जब बाहर निकल करके जाते हैं वहां तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कोर्ट में, क्योंकि उसकी भाषा में वो कोर्ट की कार्यवाही नहीं चल रही। वहां उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो बाद में पूछता है वकील साहब से, एडवोकेट से अपने, कि साहब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जज साहब ने यह कह दिया है कि यह मुकदमा हम नहीं सुनेंगे,
और यह मुकदमा हमसे ऊपर की अदालत सुनेगी, इसलिए आप ऊपर की अदालत में जाएं। और ऐसा कह करके उसको ये बात बता दी जाती। उसको ये नहीं बताया जाता कि हम यहाँ मुकदमा हार गए हैं, अब हम उसको अपील के लिए ऊपर की अदालत में जाना है। उसको ये बताया गया कि जज साहब ने ये कह दिया है कि अब ये मुकदमा आपका ऊपर की अदालत में जाएगा, वहां सुनवाई के लिए ले जाइए, ये हमारे लेवल का नहीं है, या ऊपर आपको जाना पड़ेगा। जबकि उसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि हम वहां मुकदमा हार गए हैं और हारने के बाद अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा हुआ है कि हम अपील में जाएं। यह मित्रों क्यों होता है, क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि कार्यवाही मातृभाषा में या उसकी भाषा में नहीं हो रही है। न्याय हम किसके लिए कर रहे हैं? न्याय उस क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट की जानकारी में कुछ नहीं है। ना वहां के जजेज इस बात पर विचार करते हैं, न कोर्ट इस बात पर विचार करती है। जिसकी जो भाषा समझ में आ रही है उस भाषा में उसको निर्णय न दे करके उस भाषा में निर्णय दिए जा रहे हैं जिसको वो समझता नहीं, और जो समझता नहीं तो स्थिति ऐसे ही पैदा होती। अभी इसके पहले न्यायिक क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा इस पर से चर्चा हो रही है। जस्टिस रमन्ना सहित जो पूर्व जस्टिस रहे यू ललित के पहले के, उन्होंने भी इस पर से बहुत ही मुखर होकर के विचार व्यक्त किया। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री या अन्य ऐसे, उन्होंने विदेश में भी जाकर के हिंदी के प्रति, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या कहीं भी इंटरनेशनल मंच हो, ज्यादातर हिंदी में ही बातें कर रहे हैं। एक वातावरण तैयार हो रहा है, एक ऐसी स्थिति बन रही है कि जो कि 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि हमारे देश की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। 10 से 15 साल का जो टाइम दिया गया था उसमें से ये कहा गया था कि अंग्रेजी को धीरे धीरे हम खत्म करेंगे, क्योंकि अभी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, और इसलिए हम अभी हिंदी को लागू कर रहे हैं, हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं करता, हिंदी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की भी बात करता हूं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, आसाम हो, अन्य जहां भी प्रदेश हैं वहां भी राजभाषा जो उनकी है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें काम होना चाहिए और उसमें शिक्षा मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से इसी सारी जनभावना से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसने भी इस पर से एक सफल और सक्षम प्रयास किया है। वैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन 2030 तक होना है, लेकिन ये कहीं न कहीं हर प्रदेशों में, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी ये लागू हो गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह कहती है कि जो छोटा बच्चा है उसकी शिक्षा मातृभाषा में होगी। आगे चल करके हम एक विषय के रूप में दूसरी तीसरी भाषाएं सीख लेंगे, लेकिन जिस भाषा में हम कंफर्ट फील करते हैं उस भाषा में हम शिक्षा लेंगे। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि नालसा जो सुप्रीम कोर्ट की नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वहां भी 8 भाषाओं को लेकर के वेबसाइट लॉन्च हुई थी। उस कार्यक्रम में मैं भी था, जस्टिस रमन्ना उस समय थे। इस प्रकार से एक कार्य हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये जो एक ई सेमिनार हो रहा है, जो मैडम के द्वारा, डॉक्टर कुसुम और उनकी टीम के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है, निश्चित रूप से इससे भी संदेश आगे तक जाएगा और बहुत सारी चीजों का समाधान होगा। एक माहौल बन रहा है देश में कि हमको अपनी भाषा को, मैंने तो कहीं नहीं देखा किसी विश्व में, मेरी जानकारी में तो नहीं है
कि किसी देश का नाम का भी ट्रांसलेशन होता। हमारा देश का नाम हिंदी अलग है, अंग्रेजी में अलग। इंडिया है, उसकी जब बात करेंगे तो इंडस से निकल करके आता है, सिंधु से निकल करके आता है। क्या क्या कितने परिमार्जित कर दिए गए, कितनी सोच बदल दी गई, और उस सोच को, उस लोगों की जन भावना तक पहुंचने के लिए ही नई शिक्षा नीति 2020 आई हुई है, और उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया गया। ऐसा नहीं कि हमारे लेखकों ने कुछ नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, उनकी मैं बात से हमको लगता है कि अपनी वाणी को विराम दूंगा, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, जिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक लोगों के मन की बात को अपने इस 4 लाइन के माध्यम से व्यक्त किया है। उसी को मैं रिपीट करता हूं, और एक बार पुनः आप सबको इस सुंदर से कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं। मुझे भी आमंत्रित किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, क्योंकि इसके बाद मेरा एक कार्यक्रम लगा हुआ है तो मैं उसमें जाऊंगा, इसलिए आयोजक बंधु से सबसे मैं क्षमा चाहूंगा। 1 बज रहा है, तो 1 बजे मेरा दूसरा कार्यक्रम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर कोई किसी का कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो कृपया पूछ लें। अलाउ करेंगे सर, एक प्रश्न मेरे सामने आया है व्हाट्सएप के द्वारा जी। किधर से? विधि का भारतीयकरण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि भारत के अंदर काफी विविधताएं हैं। जी देखिए, विविधता में ही हमारे देश जो है, विभिन्न भाषाएं वहां बोली जाती हैं। निश्चित रूप से हमको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे वहां की जो भाषा, इसीलिए हमने हिंदी के साथ साथ रीजनल जो भाषाएं हैं उस पर से हमको विचार करना पड़ेगा और उसके माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। हिंदी के साथ साथ रीजनल भाषा, ऐसा नहीं है कि हिंदी वहां लागू होगी या हिंदी वहां बाइंडिंग होगी जहां हिंदी बोली जाती। जहां हिंदी बोली नहीं जाती, जैसे आसाम में असमिया बोली जाती है, तो वहां की भाषा के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा विचार ये है कि हम हिंदी सहित क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और अंग्रेजियत को समाप्त करेंगे। अंग्रेजी को नहीं, बल्कि अंग्रेजियत को समाप्त करने में हमारा बल है, और उसी की ओर मैं प्रयास भी कर रहा हूं, और आगे भी मैं चाहता हूं कि इसकी ओर सब लोग प्रयास करें। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल तरीके से हमको ये जानकारी दी। सोनाली जरा चालू करवा जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। चालू करवा देना। अब मैं डॉक्टर राधा वल्लभ सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने आश्रय वचन दें। हेलो, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन कर देना भैया, कैसे होगा? अभी मैं डॉक्टर द्विवेदी, एक तो ये बड़ा अच्छा सामूहिक आयोजन है, और मैं बहुत दिन से काफी लोगों से चर्चा करता रहता हूँ कि किस प्रकार से हमारे देश में आम आदमी की भाषा कोर्ट की भाषा होनी चाहिए। अभी जो व्यवहारिक रूप से हम देख रहे हैं, ट्रायल कोर्ट की जो भाषा है
जो नीचे के कोर्ट है, सिविल कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत काम करने वाले, उनमें तो क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचलन है। मुगलों के जमाने से उर्दू का प्रचलन बढ़ा, फारसी का था पहले, फिर उर्दू का बढ़ा, और अभी भी उत्तर प्रदेश में और तमाम प्रदेशों में उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग छोटी जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें बराबर होता है। लेकिन जहाँ से न्याय मिलता है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ की स्थिति यह है कि अभी भी अंग्रेजी का बोलबाला है। भारतीय भाषाओं की बात जब चलती है तो लोग सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं में न्याय की जो प्रक्रिया है वो विधिवत प्रारंभ नहीं हुई है। उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका और तमाम जो पत्रिकाएं हिंदी में छपती हैं और क्षेत्रीय भाषाओं में, उनमें निर्णय तो आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपेक्स कोर्ट है उसके निर्णय अभी भी अंग्रेजी में ही व्यवहृत होते हैं। तो ये दिक्कत हमारे सामने है। हमारे मैं जो भारत इसमें प्रशासन अकादमी में ये जो IAS, IPS और IRS इन लोगों की भी ट्रेनिंग होती रहती है। तो मेरे सामने 2 वर्ष पहले ये दिक्कत आई थी कि अनेक भाषाभाषी लोग अनेक राज्यों से प्रतिभागी इकट्ठे हुए थे और उन्हें मुझे हिंदी में समझाना था। तो मैंने बहुत प्रयास किया, अंग्रेजी के माध्यम से तमिल, अंग्रेजी के माध्यम से तेलुगु, इस सब की पुस्तकें तो उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई प्रशिक्षण अभी तक केंद्रीय निदेशालय ने प्रारंभ नहीं किया जिसमें हिंदी के माध्यम से सारे प्रदेशों के लोग जो विभिन्न भाषा भाषी हैं वो समझ पाए। तो इसकी नितांत आवश्यकता है। अब ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें संपर्क भाषा के रूप में राष्ट्रभाषा को अहमियत दी गई है। तो मुझे विश्वास है कि आगे चल करके 75 साल भले ही लग गए हों, लेकिन आगे चल करके बहुत जल्दी हम राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में व्यवहार कर पाएंगे। दूसरी दिक्कत हमारे सामने आती है, प्रशासन अकादमी प्रशिक्षण देते समय मैंने अनुभव किया कि हम फंडामेंटल रूल पढ़ाते हैं उनको, मूलभूत नियम। अब मूलभूत नियम बने 1 जनवरी 1922 को। जैसा अभी द्विवेदी जी ने बताया था, ब्रिटिश काल में जो नौकरशाही है उसके लिए वो नियम बनाए गए थे। आश्चर्य की बात है कि इतने साल बीत जाने के बाद में भी वो नियम अभी तक प्रचलन में है, उनमें संशोधन नहीं हुआ, उनमें यह थोड़ा बहुत परिवर्तन तो कर लिया है, लेकिन अभी भी मूलभूत नियम वैसे की वैसे बने हुए। तो सरकारी नियमों में बदलाव हो। आप सब विधि के विद्यार्थी, आप जानते हैं हमारी IPC है, हमारी CRPC है, हमारी जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, ये सारे के सारे ब्रिटिश पीरियड के बने हुए हैं। इनमें लोग कहते तो हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, इनमें समाज के स्वाधीनता के हिसाब से नए सोच के साथ में परिवर्तन अपेक्षित है, लेकिन ये सब बातें कहने की रह जाती हैं, इनमें कोई सार्थक प्रयास अभी तक नहीं हुआ है। आप विधि के नए विद्यार्थी हैं, मुझे विश्वास है आपकी पीढ़ी जब नेतृत्व करेगी तो निश्चित रूप से ऐसा प्रयास करेगी कि हम भाषा में भारतीय जो नियम है उनको समझा सकें और हम नियमों में भी भारतीय ला सकें, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबने महाविद्यालय के इस कार्यक्रम में सहभागिता की। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से, महाविद्यालय प्रबंध समिति की ओर से आप सबका आभार मानता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय ई सेमिनार के द्वितीय सत्र में मैं डॉक्टर भारत जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह विधि व्यवस्था का भारतीयकरण विषय पर विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मातृभूमि से बढ़कर
कोई चंदन नहीं होता, वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन नहीं होता। मान सम्मान के योग्य श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कुसुम दीक्षित जी, आदर सत्कार के योग्य बड़े भाई डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी, संगोष्ठी के सह संयोजक आदरणीय मिनेश जी हिंडोलिया, महाविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण तथा मेरे युवा साथियों, सर्वप्रथम मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि इस संगोष्ठी के लिए जो समसामयिक विषय का उन्होंने चयन किया है वह काबिले तारीफ है। आज की संदर्भ में जब हम देखते हैं कि हम किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी प्रकार से अपनी भारतीय सभ्यता को, अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यता को पीछे छोड़ते हुए, दरकिनार करते हुए अंग्रेजियत और अंग्रेजों के पीछे दौड़ना शुरू कर चुके हैं। उस संदर्भ में हमको लगता है कि अगर हमने इस व्यवस्था का परिवर्तन करना है, अपने देश को पुनः से तृतीय शक्ति के रूप में उभारना है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी विधि व्यवस्था का भी भारतीयकरण करना होगा। हम सब जानते हैं कि हमारे देश को पूरे विश्व में त्योहारों के देश के रूप में जाना जाता है और भारत के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि हमारे एक सप्ताह के अंदर 10 त्योहार मनाए जाते हैं। जब हम 10 त्योहारों की बात करते हैं, सप्ताह में हम सब जानते हैं कि 7 दिन होते हैं और अगर 7 दिनों में हम 10 त्योहार मना रहे हैं तो इस बात से हमारा अभिप्राय है कि इन त्योहारों के माध्यम से हम कोई ना कोई संदेश अपनी युवा शक्ति को, अपने छात्र छात्राओं को, अपने समाज को देने का प्रयास करते हैं। इन संदेशों के संदर्भ में मैं आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की बधाई देना चाहता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव हम सब जानते हैं आजादी की ऊर्जा का महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा का महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव 135 करोड़ विचारों का महोत्सव है और आजादी का अमृत महोत्सव नए संकल्पों का महोत्सव है। अभी जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, इस संगोष्ठी के माध्यम से यह प्रश्न उठा कि भारतीयकरण से हमारा अभिप्राय क्या है। हम भारतीयकरण की बात कर रहे हैं। भारतीयकरण का अभिप्राय हमको यह लगता है तर्क से। हम अपने समाज में, हम अपने भारतवर्ष में जो भी काम करते हैं, जो भी पर्व मनाते हैं, जो भी त्योहार मनाते हैं, जो भी दायित्वों का निर्वहन करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई तर्क अवश्य रहता है। और उसी तर्क के रूप में हमने देखा कि अगर हमारे समाज में आज आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है तो प्रश्न उठता है कि हमने आजादी का अमृत महोत्सव किस तारीख से मनाना शुरू किया। हम सब जानते हैं हमारे देश को अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, परंतु जब हम आजादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो भारत की सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव, आप सबको जानकारी होगी, 15 अगस्त 2022 से नहीं, जब हमने 75 वर्ष पूरे किए आजादी के, अपितु हमने आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से मनाना प्रारंभ किया था। और अब विषय उठता है कि 12 मार्च 2021 का दिन ही क्यों चुना गया। साथियों, 12 मार्च का दिन इसलिए ऐतिहासिक बन जाता है क्योंकि 12 मार्च सन 1930 के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नमक हमारे देश में श्रम और समानता का प्रतीक है। नमक हमारे समाज में ईमानदारी और वफादारी का प्रतीक है। नमक को हम
भरोसे और विश्वास के रूप में देखते हैं। नमक की पहचान स्वाद से है, नमक की पहचान पैसे से नहीं है। तो जो ये तर्क है, यह तर्क अगर हम अपनी व्यवस्था में लेकर आएंगे, अगर इस तर्क के माध्यम से हम समाज में अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, विधि के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो हमको लगता है कि हम अपने इस ध्येय में सफल अवश्य ही होंगे। साथियों, हम सब ने कोविड के दौर में देखा कि जो भारतीय अभिवादन की परंपरा थी, हाथ जोड़कर अभिवादन करना, हाथ जोड़कर अभिवादन को स्वीकार करना, इस परंपरा को पूरे विश्व ने अपनाया। और कोविड के समय में हमने यह देखा कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में जो तकनीकी सफलता हमें प्राप्त हुई, जो बुलंदियों को हमने छुआ, परंतु अंततः कष्ट के समय, दुख के समय, जो एक महामारी के समय हमने देखा कि हम वापस लौटकर भारतीय परंपराओं पर आकर टिक गए हैं और हमने अपने अभिवादन हाथ जोड़कर जो एक दूसरे का मान सम्मान करना, आदर सत्कार करने का जो एक परंपरा हमारे देश में थी, हमने देखा पूरे विश्व ने उसी परंपरा को अपनाया है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश ऋषियों मुनियों का देश है। हमारा देश स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद की धरती है। यह धरती भगवान राम की है, यह धरती भगवान कृष्ण की है। और जो उपदेश, जो संदेश हमें ऋषियों मुनियों ने दिया, जो संस्कार हमें अपनी इस मातृभूमि से प्राप्त हुआ, वह संस्कार ही इस व्यवस्था को भारतीयकरण की ओर ले जा सकता है। साथियों, हमको अंग्रेजी भाषा में दो शब्द मिलते हैं। एक शब्द है वैल्यूज और दूसरा है वैल्यूएबल्स। जब हम वैल्यूएबल्स की बात करते हैं तो वैल्यूएबल्स से हमारा अभिप्राय धन, संपत्ति, दौलत से होता है। वैल्यूएबल्स हमें जीने में मदद कर सकते हैं। वैल्यूएबल्स के माध्यम से हम चमक धमक की दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। परंतु साथियों, जो दूसरा शब्द है वह है वैल्यूज। वैल्यूज जो है वह हमारे संस्कार होते हैं। वैल्यूज जो है वह हमारा आचरण होता है, हमारा हाव भाव होता है। अगर हम आज इस विधि की व्यवस्था का भारतीयकरण करना चाहते हैं तो हमको लगता है कि हमें वैल्यूएबल्स के पीछे जाने की जगह वैल्यूज के पीछे जाना होगा, क्योंकि वैल्यूएबल्स एक व्यक्ति को इम्प्रेस कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। परंतु अगर हमें किसी को इंस्पायर करना है, किसी को प्रेरणा सूत्र के रूप में पेश करना है, तो हमें वैल्यूज को अपनाना होगा। हमारे देश की पूरे विश्व में अगर एक अलग पहचान है तो उस पहचान का कारण हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, हमारी सभ्यता है, जिसमें से सुगंध आती है तो संपर्क की आती है, सुगंध आती है तो सहयोग की आती है, खुशबू आती है तो सेवा भाव की आती है, समर्पण की आती है। साथियों, हमारा जो इतिहास है, हम शिक्षा जगत की बात करें तो तक्षशिला नालंदा से हमारा इतिहास एक गौरवमय इतिहास बना। ऋषियों मुनियों के माध्यम से जो गुरुकुल की परंपरा थी, उसने हमारी एक अलग पहचान बनाई। जिस प्रकार से आदरणीय पंकज द्विवेदी जी ने लॉर्ड मैकॉले का जिक्र किया, उनके द्वारा भारत के ऊपर थोपी गई अंग्रेजियत का जिक्र किया, उसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। हमारी शिक्षा प्रणाली जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हम एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करना चाहते हैं जिससे कि हम एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बना सके, हम एक मनुष्य को मानव बना सके। अगर हम व्यक्ति का व्यक्तित्व बना सकते हैं, अगर हम मनुष्य को मानव बना सकते हैं, तो हमको लगता है कि हम व्यवस्था का भारतीयकरण करने में सक्षम होंगे। अगर अंग्रेजी में हमको बोलना हो तो मैं कहूंगा कि हम एक मैन को जेंटलमैन कैसे बना सकते हैं, एक पर्सन की पर्सनैलिटी कैसे बना सकते हैं, एक इंडिविजुअल को इंस्टीट्यूशन कैसे बना सकते हैं, तो वह काम एक शिक्षा प्रणाली का मूल रूप से होता है कि व्यक्ति का निर्माण किया जाए और व्यक्ति के चरित्र का निर्माण किया जाए। क्योंकि अगर चरित्र होगा
तभी हम व्यवस्था को बदल सकते हैं, तभी हम व्यवस्था का भारतीयकरण कर सकते हैं, क्योंकि भारत की पहचान, भारत की आन, भारत की शान और भारत का जो मान अभिमान है वह चरित्र से है, वह संस्कार से है, वह समर्पण से है, वह सभ्यता से है और वह संस्कृति से है। और इसी संदर्भ में अगर हम एक व्यक्ति की बात करते हैं, जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि यह आयोजन, इस संगोष्ठी का आयोजन श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय द्वारा किया गया है, और हम जानते हैं हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार बात करता है यत्तर नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि नारी की पूजा किस प्रकार से हम कर सकते हैं, नारी का मान सम्मान किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर हम अपने समाज में नारी का मान सम्मान करेंगे, अगर हम अपने समाज में नारी को उच्च दर्जा प्रदान करेंगे, तो हमारे देश में व्यवस्था को अपने आप परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा। हमारे समाज के बारे में अगर मैं स्वामी विवेकानंद की बात करता हूं तो हमको ध्यान आता है, स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज के बारे में कहा था कि भारत का समाज बचपन का झूला है, यौवन की फुलवाड़ी है और बुढ़ापे की काशी है। साथियों, हम सब जानते हैं कि दुर्भाग्य की बात यह है कि हम आज अपने महापुरुषों को छोड़कर हम विदेशी लोगों के पीछे भागने शुरू हो चुके हैं, उनके द्वारा कहे गए कथनों को रटना शुरू कर चुके हैं, उनको कंठस्थ करने का प्रयास करते प्रतीत होते हैं। युवा पीढ़ी को जब मैं देखता हूं, और विशेष तौर पर अगर मैं अपने विधि के छात्र छात्राओं की बात करूं, तो हमको दुख होता है कि वह हमारे महापुरुषों को छोड़कर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को दरकिनार करते हुए ये जो अंग्रेजों के शब्द हैं उनको रटते हुए दिखते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहूंगा, एक ज्यूरिस्ट हुए थे बेंथम। बेंथम ने कहा था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। अब जब हम अपने युवा साथियों को, छात्र छात्राओं को बेंथम के इस वाक्य को याद करते हुए, रटते हुए देखते हैं तो हमें दुख होता है, क्योंकि बेंथम ने जो ये वाक्य दिया है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यह कोई बेंथम का कोई योगदान नहीं लगता, यह तो भारत की संस्कृति है, भारत का संस्कार है, जिसके माध्यम से हम सब जानते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यह हमारी संस्कृति की खुशबू है। और अगर प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में हमें देखना हो, तो इस संस्कृत के वाक्य का अगर हिंदी में हम ट्रांसलेशन देखते हैं तो हमको वह सबका साथ सबका विकास के माध्यम से देखने को मिलता है। सबका साथ सबका विकास एक राजनीतिक वाक्य लग सकता है आपको, परंतु अगर हम संस्कृत के सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया को देखते हैं तो हमको लगता है यह संस्कृत को ट्रांसलेट करके हिंदी भाषा में सरल शब्दों में समझाया गया है। साथियों, जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो यह कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को परिवर्तित करने की बात है कि हमने अपने समाज में किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करना। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग, सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा की बात करता है। और इसी संदर्भ में हमको ध्यान आता है स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1983 में जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को संबोधन में कहा था, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और इस अभिवादन के माध्यम से जो उनका तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया था, वह वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति को दर्शाता है। वसुदेव कुटुंबकम से हमारा अभिप्राय है कि पूरी धरती हमारा परिवार है। साथियों, हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म इस भूमि पर हुआ, परंतु आज हम देखते हैं कि हम जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य सभ्यता है, उसके अंदर इतने ज्यादा डूबते जा रहे हैं, उसका इतना ज्यादा अनुसरण करना शुरू कर दिया है कि हमने कई बार जो वसुधैव कुटुंबकम का संस्कार था उसको हमने एक बाजार के रूप में
देखने की परंपरा के संदर्भ में कभी नहीं देखा। ये पाश्चात्य संस्कृति है जो विश्व को बाजार के रूप में देखती है। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को, चाहे हमारा कोई भी धर्म हो, चाहे हमारी कोई भी जाति हो, चाहे हमारा कोई भी विश्वास हो, हम किसी वर्ग से आते हो, हम हर व्यक्ति को, हर समाज के अंग को एक परिवार के रूप में देखते हैं। और उसी संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, वन मैन वन वोट तो ठीक है, परंतु वन मैन वन वोट के साथ साथ वन वैल्यू भी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा था कि सबको प्यार करो, सबको स्वीकार करो और सबका सम्मान करो। आज जब हम इस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि अगर हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सबको मान सम्मान देना होगा, सबको स्वीकार करना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। साथियों, इसी संदर्भ में मेरे को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए 7 कथन ध्यान आते हैं, जिसके माध्यम से राष्ट्रपिता ने बताया था कि वह एक अपने आप में दंड है। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, worship without sacrifice। साथियों, अगर हम अपने समाज में व्यवस्था का परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें अपने महापुरुषों के द्वारा दिए गए कथनों को याद करना होगा और उनका अनुसरण करना होगा। हमें देखना होगा कि जो आज हम देखते हैं, धर्म से हमारा अभिप्राय किस बात से है। साथियों, हमारा अभिप्राय धर्म से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। ये गर्व की बात है कि आप सब लोग भोपाल से जुड़े हुए हैं और भोपाल से लगभग 55 किलोमीटर के दूर पर विदिशा नाम का एक शहर है। हम सब जानते हैं विदिशा के ही पुत्र, विदिशा की धरती से जन्मे हुए मान सम्मान के योग्य श्रीमान कैलाश सत्यार्थी जी ने जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, वह एक भारत को नई पहचान दिलाता है और उनके माध्यम से हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्या उन्होंने इस काम को करने के लिए किस राह का चयन किया? साथियों, जिस राह का चयन मान सम्मान के योग्य, हमारे गौरव और गर्व के प्रतीक कैलाश सत्यार्थी जी ने किया था, वह धर्म का मार्ग था। धर्म से अभिप्राय हमारा कर्तव्य से है, धर्म से हमारा अभिप्राय हमारे दायित्व से है और तभी हम कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हम धर्म मनुस्मृति में अगर हम इस वाक्य को देखते हैं तो इससे अभिप्राय यह निकलता है कि अगर हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, हम सब अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे तो अवश्य ही सफलता हमारे कदमों को चूमेगी। सफलता से अभिप्राय हमारा दूसरों के अधिकारों से भी होता है। और इसी संदर्भ में हमको एक और वाक्य ध्यान आता है, यतो धर्म सततो जयः। जहां धर्म है वहां विजय है। तो अगर हम अपने धर्म का पालन करेंगे, धर्म से अभिप्राय अपने कर्तव्य से है, धर्म से अभिप्राय अपनी जिम्मेवारियों से है, तो स्वतः ही दूसरे के अधिकारों को हम बचा सकते हैं। साथियों, हमको अंग्रेजी भाषा में 3 शब्द ध्यान आते हैं जो आपस में कुछ ना कुछ मेल मिलाप रखते हैं, आपस में मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स और यूनिवर्सल मैन। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह उस प्रकार के व्यक्ति का निर्माण करना है कि जो विश्व के किसी भी कोने में चला जाए, विश्व के किसी भी स्थान पर चला जाए और उसके अंदर इस प्रकार की शिक्षा हो, इस प्रकार की कला हो, इस प्रकार का उसका हाव भाव स्वभाव हो कि वह अपने आप को वहां पे उपयुक्त समझ सके और समाज में सकारात्मक सोच पैदा कर सके। उसी संदर्भ में हमको लगता है जब हम भारतीयकरण को
तर्क से जोड़कर देखते हैं तो हमको लगता है कि आज इस व्यवस्था का परिवर्तन जो हम करना चाहते हैं, भारतीयकरण करना चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, प्रश्न उठता है कि आज की इस न्यायिक प्रणाली में हम देखते हैं जो डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी ने भाषा का विषय रखा। एक क्लाइंट जब कोर्ट में जाता है और वहां पे जो संवाद एक ऐसी भाषा में होता है जो उसको समझ ना आए, जिस प्रकार से हम कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, तो अंग्रेजी भाषा हो या कोई ऐसी विदेशी भाषा हो जिस पर हमें समझ ना हो, जो हमें ना आती हो, वह एक तरह से अन्याय की प्रणाली में शामिल होती है। साथियों, उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि कोर्ट की इस व्यवस्था में न्यायालयों के अंदर न्यायाधीशों को जो हम माय लॉर्ड कहकर संबोधित करते हैं, क्या वह गुलामी का प्रतीक नहीं है? जो हमारी व्यवस्था है उसके अंदर ये जो सर्दी हो या गर्मी हो, 12 डिग्री का टेम्परेचर हो या 42 डिग्री का टेम्परेचर हो, तापमान हो, एक काले रंग का कोट पहनकर अपनी जिरहा करना, अपनी बात को न्यायाधीश के समक्ष रखना कहां तक न्याय संगत है, कहां तक तर्कपूर्ण है? तो प्रश्न उठता है कि हम कहते हैं कि राइट्स और ड्यूटीज आपस में मिले हुए हैं। अगर एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी निभाता है तो अपने आप ही किसी ना किसी का राइट जो है वो प्रोटेक्ट होता है। अगर हम ड्यूटीज की बात करते हैं, ड्यूटीज से मतलब कर्तव्य से है, ड्यूटीज से मतलब जिम्मेवारी से है, जिसको कि हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में धर्म के रूप में परिभाषित किया गया था, और राइट्स को हम अधिकार के रूप में देखते हैं। साथियों, हमारी जो एक न्याय प्रणाली थी, हमारी जो न्याय व्यवस्था थी, उसमें हमने ड्यूटीज को, कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेवारियों को प्रथम स्थान दिया था। हम अधिकारों की बात को महत्व नहीं दिया करते थे, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, अपनी निष्ठा से सेवा भाव रखते हुए अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करेगा, तो स्वतः ही दूसरे लोगों के अधिकारों की रक्षा हो जाती है। साथियों, हमारा इतिहास, हमारा गौरव धर्म शास्त्रों में है, धर्म सूत्रों में है, हमारे वेदों में है, अर्थशास्त्र में है। और मजे की बात यह है कि अधिकार नाम का शब्द अर्थशास्त्र में एक बार भी प्रयोग में नहीं लाया गया है। हमने हर जगह अपने कर्तव्यों की बात की है, अपनी जिम्मेवारियों की बात की है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। साथियों, जिस प्रकार से आज हम देखते हैं हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 के माध्यम से हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर मैं अर्थशास्त्र की बात करता हूं, अर्थशास्त्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मौलिक अधिकार के रूप में नहीं देखा गया था। आज अनुच्छेद 19 भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में हम सबके समक्ष, परंतु हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक कर्तव्य के रूप में देखा था, एक दायित्व के रूप में देखा था, जिसके माध्यम से हम कहते थे कि एक अपनी बात को रखना, निर्भीक होकर रखना, बिना डरे रखना, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा दायित्व है। साथियों, अगर हम कौटिल्य की बात करते हैं, कौटिल्य के द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अगर हमें व्यवस्था बदलनी है तो हमें अंग्रेजों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हमें अंग्रेजियत को छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेजों ने जिस प्रकार से बेंथम का उदाहरण देकर मैंने आपको समझाना चाहा कि उन्होंने हमारी व्यवस्था को ही कॉपी कर कर अपनी भाषा में अपने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, तो आज हमें उन्हें रटने की जगह, उनका अनुसरण करने की जगह अपने महापुरुषों का, अपने ऋषियों मुनियों की परंपराओं का पालन करना चाहिए, ताकि हम अपनी व्यवस्था को परिवर्तित कर सकें और उसमें भारतीयकरण को ला सकें। तो अगर मैं कौटिल्य की बात करता हूं, तो कौटिल्य में राजा के कर्तव्यों की बात की गई है। कौटिल्य में कहा गया है कि राजा की खुशी
उसकी प्रजा की खुशी में होती है, राजा की खुशहाली उसकी प्रजा की खुशहाली में होती है। तो यह बात हमें अंग्रेजों को देखकर नहीं करनी चाहिए, जिस प्रकार से हमने देखा अब्राहम लिंकन ने कहा, डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। यह कोई अंग्रेजी में कोई नई बात नहीं कही, कौटिल्य ने यह सब बातें हमको बताई हैं। और अगर मैं रामायण का उदाहरण देखना चाहूं, रामायण में हम सब जानते हैं कि अयोध्या नगरी के राजा पुरुषोत्तम राम जी ने एक उदाहरण हम सबके समक्ष पेश किया था। हम सब जानते हैं कि सीता का किस प्रकार से रावण ने हरण किया था और सीता को किस प्रकार से रावण के चंगुल से राम छुड़ा कर लाए थे। सोने की लंका को आग लगाकर हनुमान के माध्यम से, अपने भाइयों के माध्यम से, अपने त्याग तपस्या के माध्यम से वह सीता को वापस अयोध्या में लेकर आए थे। परंतु साथ ही हमको यह भी ध्यान आता है कि भगवान राम ने जनता जनार्दन के कहने से, हम सब जानते हैं कि जो सीता का चरित्र है, सीता का जो आचरण है, सीता का जो रहन सहन लंका में हुआ, उस पर हमें कोई शंका नहीं है। परंतु यह बात भी हम जानते हैं कि भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता को जनता जनार्दन की बात को स्वीकार करते हुए ही उन्होंने त्याग दिया था। उसी संदर्भ में हमको लगता है कि अगर मैं महाभारत से एक उदाहरण देखना चाहूं तो हमको लगता है हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने एक उदाहरण हम सबके समक्ष रखा है। जब हम शांतनु की बात करते हैं, हस्तिनापुर के राजा की बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि गंगा पुत्र के रूप में हम सबके समक्ष भीष्म पितामह देवव्रत के रूप में, गंगा पुत्र के रूप में एक चरित्र उस महाभारत में था। और जब भीष्म पितामह को, गंगा पुत्र को, देवव्रत को पता चला कि शांतनु एक यमुना किनारे एक युवती के साथ विवाह करना चाहते हैं और उस विवाह को पूरा करने के लिए उस युवती के पिता ने एक शर्त रखी है और उस पिता की शर्त का जब तक पालन नहीं होगा तब तक उस पिता ने अपनी पुत्री का विवाह करने से रजामंदी देने को इनकार कर दिया था। जब यह बात देवव्रत तक पहुंची तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए इस बात का प्रण लिया कि वह पूरा जीवन अविवाहित रूप से गुजारेंगे, बिना विवाह के एक साधु संत की भूमिका में, एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में जीवन व्यतीत करेंगे कि उनको आगे इस हस्तिनापुर के वंश चलाने के लिए कोई भी दावेदार ना हो। और इसी माध्यम से उन्होंने एक त्याग दिया था, एक बलिदान दिया था। यहाँ यह उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि हमारे समाज में, हमारे इतिहास में, भारतीय सभ्यता में जो त्याग की भावना है, जो तप और तपस्या का संदेश मिलता है, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि राजा को भी जनता के आगे कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। राजा को भी हमने किसी प्रकार से कोई इम्यूनिटी नहीं दी गई थी, राजा को भी हमने किसी प्रकार से अलग तलग नहीं किया था। जिस प्रकार से जनता जनार्दन को, जिस प्रकार से हम सब लोगों को कुछ ना कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में भारतीय इतिहास में राजाओं ने भी कुछ ना कुछ कर्तव्यों का पालन किया है। साथियों, दुख की बात यह है कि आज इस पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए, इस पाश्चात्य व्यवस्था को देखते हुए हमें लगता है कि हमने एक बदलाव की स्थिति देखी है कि आज का युवा, आज का समाज, आज का देश मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। हम परिवारवाद को छोड़कर हम पैसे की लालसा में दौड़ रहे हैं। हम जब सब जानते हैं मनी मेक्स द मेयर गो, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। साथियों, पैसा महत्वपूर्ण है, परंतु पैसे के लोभ में, पैसे के प्रलोभन में अगर हम अपने आचरणों को, अगर हम अपने
विचारों को बदल रहे हैं तो वह पैसा किसी प्रकार से भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। साथियों, हमारा इतिहास कहता है कि जो वस्तुएं हैं वह प्रयोग करने के लिए बनाई गई थी। वस्तुओं का उद्देश्य यह होता है कि हम उनको प्रयोग करके अपने जीवन यापन को सुगम बना सकें। परंतु दुख की बात यह है कि हमने वस्तुओं को प्यार करना शुरू कर दिया और व्यक्तियों को प्रयोग करना शुरू कर दिया। और यही आवश्यकता पड़ती है कि हमें अपनी व्यवस्था में भारतीयकरण लेकर आना है। अगर हम न्यायिक व्यवस्था की बात करें, अगर हम अपने समाज की किसी भी व्यवस्था की बात करें, तो व्यक्तियों का जो उद्देश्य है वह व्यक्तियों से प्यार होना चाहिए, व्यक्तियों को स्वीकार करना चाहिए, व्यक्तियों को प्रयोग करने का कोई कारण नहीं बनता। उसी संदर्भ में हमको लगता है कि हमारा जो संदेश होना चाहिए, ये व्यवस्था परिवर्तन की जो बात हम कर रहे हैं, भारतीयकरण की बात हम जो कर रहे हैं, कि शांति का धर्म होना चाहिए, प्यार की भाषा होनी चाहिए, सम्मान की सभ्यता होनी चाहिए और एकता की संस्कृति होनी चाहिए। अगर हम इन सब चीजों का समावेश कर सकते हैं तो स्वतः ही हम भारतीयकरण की ओर बढ़ जाएंगे। मैं आप सबके समक्ष एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम सब जानते हैं और हम सब ने देखा है कुलभूषण जाधव का केस। हम सब जानते हैं कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत ने एक आरोप लगाकर उसको एक डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई थी। जब हमने देखा कि कुलभूषण जाधव भारत की सेना के लिए, भारत की सरकार के लिए इस प्रकार का कोई भी काम नहीं कर रहे थे, तो मानवता की बात को ध्यान में रखते हुए, मानवता को सर्वोपरि रखते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए, अपने धर्म की पालना करने की बात करते हुए हमने ऐसा अपना धर्म समझा। भारत की सरकार ने ऐसा सोचा कि हम पाकिस्तान की इस अदालत के फैसले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत के अंदर चुनौती देते हैं। और उस समय हमने देखा कि हमारे इस देश के एक महान बड़े वकील हरीश साल्वे ने उस केस को लड़ने के लिए अपनी रजामंदी भारत की सरकार को दी। और मैं यह वाक्य आपके साथ इसलिए साझा करना चाहता हूं कि जब मानवता की बात आती है, जब कर्तव्य की बात आती है, जब अपने दायित्वों के निर्वहन की बात आती है, तो हमें कहीं ना कहीं पैसे को दरकिनार करना पड़ता है। हमें कहीं ना कहीं अपने मानवता के धर्म को सर्वोपरि रखना पड़ता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण हरीश साल्वे ने हम सबके समक्ष पेश किया था। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव का जो केस लड़ा था, उसके लिए जो फीस उन्होंने भारत की सरकार से तय की थी, आपको जानकर ताजुब होगा, आपको जानकर हैरानी होगी कि हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील ने भारत सरकार से कुलभूषण जाधव का केस लड़ने के लिए केवल और केवल मात्र 1 रुपए की फीस मांगी थी। मजे की बात यह है कि तत्कालीन विदेश मंत्री, विदिशा से सांसद रही बहन सुषमा स्वराज जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में हरीश साल्वे जी को फोन किया और उन्होंने यह बात कही कि मैं आपकी ऋणी हूं, मैं आपकी ऋणी इसलिए हूं कि जो आपने कुलभूषण जाधव का केस 1 रुपए में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में लड़ा था, मैंने वह 1 रुपया भारत सरकार की ओर से आपको देना है। तो यहाँ हमें एक बोध होता है कर्तव्य का। यहाँ इस व्यवस्था का हम उदाहरण इसलिए देते हैं कि 1 रुपया का क्या महत्व हमारे जीवन में होता है, 1 रुपया किस प्रकार से कोई बदलाव हमारे जीवन यापन में ला सकता है। और 1 रुपये हरीश साल्वे ने उस केस के लिए लिया था। वह बात भारत के मान सम्मान की बात थी, वह बात मानवता की बात थी, वह बात न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई थी, वह बात धर्म और अधर्म की बात थी। इसीलिए ही सुषमा स्वराज जी ने अपने अंतिम पड़ाव में यह बात हरीश साल्वे जी को
फोन कर कर कही कि मैं आपसे मिलकर आपका 1 रुपया देना चाहती हूँ, आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, आपका साधुवाद करना चाहती हूँ, आपका अभिवादन करना चाहती हूँ कि आपने मानवता के लिए, भारत सरकार के लिए जो योगदान दिया है वह काबिले तारीफ है। साथियों, आज इस व्यवस्था परिवर्तन की बात जो हम कर रहे हैं, आज जो भारतीयकरण की बात हम कर रहे हैं, वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का विषय यह नहीं है कि मंगल पर जीवन है या नहीं। आज का विषय यह है, क्या जीवन में मंगल है कि नहीं? क्या हम अंग्रेजों को, अंग्रेजियत को फॉलो करते हुए क्या हम खुशनसीब महसूस करते हैं? क्या हमें कोई अपराध बोध महसूस नहीं होता? साथियों, एक और उदाहरण मैं आपको अपने इतिहास के साथ साझा करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और वह अंतिम उदाहरण जो मैं आप सबके समक्ष पेश करना चाहता हूं वह हमारी न्यायिक व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। साथियों, एक बार की बात है, हमारे देश के एक बहुत बड़े वकील हुए थे। उन्होंने एक बार अपने 46 क्लाइंट्स के केस को लड़ते हुए कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष अपनी जिरहा के दौरान अपनी बात रखते हुए अपने 46 लोग जिनके पक्ष में वह वहां कोर्ट में खड़े थे अपनी बात रख रहे थे, और उस दौरान उनके एक जूनियर ने, उनके एक कनिष्ठ सज्जन ने आकर उनको एक पर्ची पकड़ाई। उस पर्ची पर कुछ वाक्य लिखे हुए थे, कुछ पर्ची पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। जब उस वकील को, महान वकील को, जब उनके कनिष्ठ सज्जन ने, वकील ने एक पर्ची पकड़ाई, तो उस महान वकील ने उन शब्दों को पढ़ा, उस पर्ची पे लिखे गए वाक्य को पढ़ा और उस पर्ची को अपनी जेब में डाल दिया। और जिस प्रकार से वह अपने 46 मुकम्मल को उनका पक्ष रख रहे थे वह रखते रहे, जिनको की फांसी की सजा सुनाई जानी थी। साथियों, जब उस जिरहा को समाप्त कर दिया गया, जज साहब ने फैसला सुना दिया और बताया कि उन 46 लोगों को फांसी की सजा नहीं सुनाई जाएगी, परंतु न्यायाधीश के मन में एक जिज्ञासा थी, न्यायाधीश के मन में एक प्रश्न उठा कि वह पर्ची पर क्या शब्द लिखे हुए थे, उस पर्ची पर क्या बात कही गई थी। तो न्यायाधीश से रहा नहीं गया, उन्होंने बोला, वकील साहब, आपके 46 के 46 जो क्लाइंट्स हैं, हम उनको फांसी की सजा नहीं देते, परंतु आप हमारी एक जिज्ञासा का उत्तर देकर उस जिज्ञासा को शांत करें। और वह जिज्ञासा यह है कि आपको जो आपके जूनियर एडवोकेट ने पर्ची दी थी उस पर क्या लिखा हुआ था, उस पर क्या बात कही गई थी। साथियों, उन वकील साहब ने बताया उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि जो मेरी धर्म पत्नी है, जो मेरी अर्धांगिनी है, वह आज के मुंबई, उस समय हम मुंबई को बॉम्बे के रूप में जानते थे, कि वह मुंबई में, बॉम्बे में एक बड़े अस्पताल में उपचार अधीन थी और वह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। परंतु दुर्भाग्यवश उस पर्ची के माध्यम से यह संदेश मेरे तक पहुंचा कि वह आज इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही वकील साहब ने यह बात न्यायाधीश के समक्ष रखी, तो सबके मन में, जो भी लोग उस समय उस न्यायालय में उपस्थित थे, उनके मन में यह प्रश्न लाजमी रूप से आया कि ऐसी क्या बात थी कि वकील साहब ने इतनी बड़ी घटना घटने के बाद, उनकी अर्धांगिनी के निधन के बाद भी 46 लोगों के पक्ष में अपनी बात रखी। तो उन वकील साहब ने कहा कि जो धर्मपत्नी का निधन हुआ, अगर मैं यहाँ इस समय कोर्ट की प्रणाली को, कोर्ट की जो प्रक्रिया को छोड़कर, दौड़कर बॉम्बे चला भी जाता, तो अपनी धर्मपत्नी को वापस इस दुनिया में जीवित नहीं कर सकता था। परंतु अगर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से करता हूं, तो इन 46 लोगों की जिंदगी और मौत की लड़ाई में मैं अपना एक योगदान दे सकता था। तो इसीलिए हमको ऐसा लगा कि
कि हमें अपने कर्तव्य को प्रथम रूप से, अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रारंभिक रूप से करते हुए, सबसे पहले करते हुए अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। और उन्होंने कहा ड्यूटी फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, जिससे अभिप्राय है कि हम जानते हैं कि जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा दायित्व है, जो हमारे वेदों में, पुराणों में, धर्मशास्त्र में, धर्म सूत्रों में, हमारे अर्थशास्त्र के रूप से जो ज्ञान हमको मिला है, जो गीता का संदेश कुरुक्षेत्र की धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको दिया था, वह ना केवल भारतवासियों के लिए अपितु जन जन के लिए, पूरे विश्व के लिए एक प्रकाशमय है। जिस प्रकार से हम कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, वह सब हमको यह बात बताता है कि प्रेम समान कोई तप नहीं, प्रेम समान कोई तप नहीं, कर्तव्य समान कोई पूजा नहीं, ज्ञान में दोनों समाये हैं, ज्ञान समान कोई दूजा नहीं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम सब अपने अपने कर्तव्यों का, अपनी अपनी जिम्मेवारियों का ईमानदारी से, निष्ठा से दायित्व निभाएंगे तो अवश्य ही हम अपनी व्यवस्था को भारतीयकरण करने में सफल हो सकते हैं। हम अपनी न्यायिक व्यवस्था को, हम अपने समाज की हर प्रकार की व्यवस्था को भारतीयकरण कर कर उसमें भारत की माटी की खुशबू को प्राप्त कर सकते हैं, पूरे वातावरण को सुगंधित कर सकते हैं। और अंतिम में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी भाषा को, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। चलता रहूंगा मंजिल की ओर, चलता रहूंगा मंजिल की ओर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा मंजिल की ओर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। आपके माध्यम से, सत्य साई महिला महाविद्यालय के माध्यम से आप सबके रूबरू होने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ। आप सभी का कोटि कोटि आभार, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। एक प्रश्न मुझे व्हाट्सएप पे आया गया है, मैं पूछना चाहूंगी जी। सिर्फ जैसे कि आपने ब्रिटिश कॉलोनी के बारे में बोला है, वैसे ही उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि भारत की सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप क्या ब्रिटिश कॉलोनी विविधताओं में परिवर्तन लाना भारत के लीगल सिस्टम के लिए लाभदायक होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो प्रश्नकर्ता को मैं बधाई देना चाहूंगा कि अगर हम अपनी न्यायिक व्यवस्था में भारतीयकरण को लेकर आएंगे तो जिस प्रकार से मैंने आपको अब्राहम लिंकन के वाक्य की बात बताई, जिस प्रकार से मैंने आपको बेंथम के वाक्य की बात बताई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी प्रणाली को ही अपनाया है। परंतु अगर हम उस व्यवस्था को देखते हैं, जिस प्रकार से हमने देखा कि 46 डिग्री 48 डिग्री के तापमान में क्या काला कोट पहनना हमारी कोई मजबूरी है, क्या गुलामी का प्रतीक है? माय लॉर्ड के माध्यम से हमें अपने न्यायाधीशों को संबोधित करना। तो अगर मैं कहता हूं कि इस धरती पर, इस देश में, इस समाज में सब कुछ उपलब्ध है, हमारे इतिहास को खंगालने की जरूरत है, हमारे इतिहास का अनुसरण करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन, जिस प्रकार से हमने देखा कृष्ण का योगदान, जिस प्रकार से हमने देखा कि हमारे समाज में स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, गुरु नानक, गुरु गोविंद का जो संदेश था, वह कहीं ना कहीं हमारी न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली की ओर भी इशारा करता था कि किस प्रकार से हम अपने समाज में भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कानून तर्कशील बात करता है। अगर हमको अंग्रेजी भाषा में कहना हो तो एक वाक्य में हम कह सकते हैं, लॉ इज नथिंग बट इट इज लॉजिक। तर्क, अगर तर्कपूर्ण न्यायिक व्यवस्था हमारे इतिहास में उपलब्ध है तो क्यों ना हम उस पे, उसका अनुसरण करते हुए, उसका पालन करते हुए गर्व महसूस करें, गौरवान्वित महसूस करें, और लाभान्वित तो अवश्य ही हम होंगे उस व्यवस्था से। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं वेस्टर्न कंसेप्ट में
एक कंसेप्ट आया है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का, जिसको कि हम बोलते हैं ADR, जिसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव। हमको लगता है वह ऑल्टरनेटिव नहीं, वह एप्रोप्रिएट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। एप्रोप्रिएट इसलिए है कि वह पाश्चात्य संस्कृति के लिए, पाश्चात्य सभ्यता के लिए, पाश्चात्य समाज के लिए एप्रोप्रिएट हो सकता है, ऑल्टरनेटिव हो सकता है, परंतु हमारे समाज में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना, परिवार में बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान करना तो अनादिकाल से चला आ रहा है। हमारे पूर्वजों के माध्यम से हमें ऐसी बहुत सी नाना नानी के माध्यम से, दादा दादी के माध्यम से ऐसी कहानियां सुनने को मिलती थी कि बड़े से बड़ा विवाद समाज में, बड़े से बड़ी दुविधा को भी हम अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठकर उन बड़ी बड़ी समस्याओं का चुटकियों में समाधान प्राप्त कर लेते थे। इसी के साथ एक वाक्य मैं आपके साथ और साझा करना चाहूंगा कि जो हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना शुरू किया, जैसा कि डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी के उद्बोधन के माध्यम से हमको इतने सुविचार प्राप्त हुए कि हमने अंग्रेजी भाषा का विरोध करना है, अंग्रेजी भाषा का विरोध करना है कि अंग्रेजियत का विरोध करना है। अंग्रेजी भाषा में कोई दुख नहीं है, बात दिल तक पहुंचनी चाहिए, मन तक पहुंचनी चाहिए, हमारे को समझ आनी चाहिए, वह भाषा ही उत्तम भाषा है। परंतु हमें देखना होगा कि एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उसमें कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप देखते हैं, मैंने अपने उद्बोधन के शुरू में ही कोविड के दौरान अभिवादन का उदाहरण आपको दिया था। उसी संदर्भ में एक और उदाहरण इस प्रश्न के उत्तर के रूप में मैं आपको देना चाहूंगा कि क्या हम लाभान्वित होते हैं या नहीं होते। साथियों, हम सब देखते हैं समाज में आज एक बहुत बड़ा दुख की बात यह निकल कर आती है कि समाज जुड़ने की जगह टूट रहा है। समाज इसीलिए टूट रहा है कि जो पारिवारिक रिश्ते थे, जो पति पत्नी का संबंध था, जो भाई भाई के बीच में एक घनिष्ठता थी, वह बिखर रही है। सरदार पटेल ने भारत को जोड़ने का संदेश दिया था। सरदार पटेल ने बोला था कि अगर अपने सपनों का भारत बनाना है तो हमें जुड़ना होगा, और उस जुड़ने से हमारा अभिप्राय यह है कि हमें पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में जो ये डाइवोर्स के रूप में, तलाक के रूप में एक समस्या सामने आ रही है, वह समस्या भारत के इतिहास के पन्नों में कहीं भी दर्ज नहीं थी, क्योंकि विवाह को हम अपने समाज में एक अधिकार के रूप में नहीं, एक दायित्व के रूप में देखते थे। हमारे जो संस्कार हमारे इतिहास में दर्ज हैं, विवाह को एक संस्कार के रूप में देखा गया था और यह कहा गया था कि हमने उस संस्कार को निभाना है। परंतु ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, ये पाश्चात्य संस्कृति है कि हम विवाह को तोड़ने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। इट्स माय लाइफ, इट्स माय चॉइस। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर हम भारतीयकरण को अपनी व्यवस्था में लेकर आएंगे, न्यायिक व्यवस्था में लेकर आएंगे, तो परिवार बचेंगे, समाज बचेगा, देश बचेगा, और देश बचेगा तो विश्व बचेगा। जिस प्रकार से हमारे को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हमने पंक्ति में अंतिम व्यक्ति की बात करनी है, तो हमने समाज में अपने स्तर में सीढ़ी पर जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके विकास की बात करनी है, उसके उत्थान की बात करनी है, उसके व्यक्तित्व की बात करनी है, तो अवश्य ही इस प्रणाली से, इस भारतीयकरण से हमें एक नया संदेश पूरे विश्व को देने को मिलेगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें बड़े ही सरल तरीके से दी। राष्ट्रीय ई सेमिनार अंतिम चरण पे आ चुका है। अब मैं अरुणिमा BLLB फर्स्ट ईयर की छात्रा को आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद हर्षिता। मैं अरुणिमा महाविद्यालय परिवार की तरफ से हमारी अतिथि डॉक्टर भरत जी एवं डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी गवर्निंग बॉडी की अध्यक्ष महोदय डॉक्टर मीना पिंपलेपुरा मैडम,
का, जिनके मार्गदर्शन में हमारा राष्ट्रीय ई सेमिनार संपन्न हुआ। इसी अनुक्रम में डॉक्टर आशा अग्रवाल मैडम का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर राधा वल्लभ शर्मा जी सर का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ विधि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कुसुम दीक्षित चौहान मैडम का, जिनके मार्गदर्शन में हमारा राष्ट्रीय ई सेमिनार का आयोजन किया गया। इसी अनुक्रम में मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी विधि विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मिलेश हिंदोलिया मैडम का। साथ ही मैं विधि महाविद्यालय की सभी प्राध्यापिकाओं का धन्यवाद करती हूँ तथा इस ई सेमिनार उपस्थित सभी प्राध्यापिकाओं एवं उपस्थित सभी विद्यार्थियों का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनके बिना ये सेमिनार संभव नहीं था। आभार व्यक्त करती हूँ हमारी टेक्निक टीम की सहायता की गिरजेश मैडम, सविता मैडम, उषा मैडम का, जिनके कारण ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमारी सीनियर अनन्या शर्मा, BA LLB 3rd ईयर, जिन्होंने पोस्टर निर्माण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया। पूर्णा माइक हर्षिता को देती हूँ इस मंच से राष्ट्रीय ई सेमिनार की समापन की घोषणा करें। धन्यवाद अरुणिमा। इसी के साथ मैं हर्षिता कालिया, स्टूडेंट फर्स्ट ईयर BA LLB की छात्रा, इस राष्ट्रीय ई सेमिनार को समाप्त करने की घोषणा करती हूँ और आप लोगों का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।